वेलकम टू द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के 4 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1, 5 मोस्ट डिफिकल्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स, रिस्क ऑफ लॉसेस, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल वर्सेस एवरेज नेगोशिएटर, हाउ टू अवॉइड अ कॉमन नेगोशिएशन एरर। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे 5 टॉप मोस्ट डिफिकल्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि टैक्टिक्स का बिहेवियर से क्या कनेक्शन है। दोस्तों आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि एक्चुअल टैक्टिक्स ही बिहेवियर है। जब कोई भी एक्शन नेगोशिएटर के द्वारा किसी भी पर्पस को सॉल्व करने या पूरा करने के लिए लिया जाता है, उसमें टैक्टिक्स का वर्बल या नॉन वर्बल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसका डिस्कशन हम चैप्टर 7 में कर चुके हैं, वर्बल नॉन वर्बल का। हम चाहे या ना चाहे हमारे द्वारा किया गया व्यवहार यानी बिहेवियर ज्यादा असरदार होता है। रिमेंबर, बिहेवियर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड वी यूज। तो चलिए टैक्टिक्स का बिहेवियर से क्या लेना देना है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपने किसी को देखा होगा रूम में आते हुए, एंट्री करते हुए, तो आपने देखा होगा कि हाथ मिलाते हैं या स्माइल करते हुए आपने देखा होगा, बिना कोई शब्द बोले हुए या कुछ सर हिला के अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा, शब्द कुछ उन्होंने नहीं बोला। तो यही उसका बिहेवियर सामने वाले के मन में एक धारणा बनाता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है, और ये चीज नेगोशिएशन टैक्टिक्स और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। ये दूसरे पक्ष को डराने, परेशान करने, अपसेट करने या चौंकाने या शक्तियों का संतुलन बिगाड़ने या परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, जैसा मैंने कहा, या परसेप्शन क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब बात करते हैं 5 टॉप मोस्ट डिफिकल्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स के बारे में। टैक्टिक्स नंबर 1, बिग पॉट टैक्टिक्स। दोस्तों ये एक इमेजिनरी भर है। सामने नेगोशिएशन करने वाला व्यक्ति मन ही मन में ऐसा सोचता है मीटिंग से पहले, नेगोशिएशन से पहले, कि मन ही मन में वो एक फिगर बना लेता है और एक मुद्दा सोच लेता है कि मेरे जो मन में जो मुद्दा जो मैंने बनाया हुआ है, जो मेरी डिजायर है, ये सामने वाले की डिजायर को कम करेगा, ऐसा वो कल्पना कर रहा है, मन ही मन में वो इमेजिन कर रहा है। और उसे पूरी उम्मीद होती है कि नेगोशिएशन के दौरान उसका पक्ष ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने फैक्ट्स एंड फिगर सब कुछ मन में सोच लिया है। ठीक है, तो नेगोशिएशन के दौरान जब उसे अपना कोई एक भी पॉइंट या कोई एक अपना सोचा हुआ मुद्दा रिटर्न लेना पड़ता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इसके बदले में उसे कुछ कंप्रोमाइज मिले या इसके बदले में उसे कुछ डिस्काउंट सामने वाला ऑफर करे, ताकि ये भी एक परसेप्शन जैसा है, ताकि वो अपने मुद्दों को सबसे पहले पेश कर सके, सबसे पहले प्रायोरिटी दे सके। तो इसी को हम बिग पॉट टैक्टिक्स कहते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपने मुद्दे पेश करने हैं, सामने वाले के मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो टर्म कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरे नेगोशिएशन के दौरान, जो आपको चाहिए, वो आपको पहले पेश करना है। ये याद रखिए कि प्रेशर में आपके आके कुछ भी, बड़ी बड़ी बातों में आके कुछ भी आपको हाँ नहीं कहना है। नेगोशिएशन में दोस्तों एक कहावत है, नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। अब इसको ऐसा मत समझिएगा कि नो डील इज बेटर, मतलब कोई भी डील अच्छी नहीं हो सकती बैड डील के सामने। आप इसको ऐसा समझिए, नो डील इज बेटर देन अ बैड डील। पॉइंट नंबर 2, बजट टैक्टिक्स। दोस्तों ये टैक्टिक्स कई बार कारगर साबित होती है। आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा लोगों से या किसी कंपनी से, क्लाइंट से, सप्लायर से, कि मेरे पास बस इतना ही बजट है, मुझे कंपनी से इतना ही अप्रूवल आया है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं, ये कंपनी की पॉलिसी है कि पेमेंट 60 डेज के बाद होगा या मैं पेमेंट बढ़ा नहीं सकता। इस टाइप की कुछ भी बजट से रिलेटेड बात होगी। आप सोचिए दोस्तों कितनी अच्छी ये स्ट्रेटजी है। ये दरअसल सब हथकंडे हैं और ये फंडे हैं नेगोशिएशन के। नेगोशिएशन में किस तरीके से लोगों को दबाव डाल के अग्रीमेंट को ओके करवाया जाए, साइन करवाया जाए, ये सारे तरीके हैं, टैक्टिक्स हैं अलग अलग। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, हर एक बजट लगभग लचीला होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें संभावना होती है अमेंडमेंट की। राइट, आपको करना क्या है कि उस राइट पर्सन को ढूंढना है जो एक्चुअल अप्रूवल दे सकता है। अभी जो आपसे ये बातें कर रहा है वो एक्चुअल पर्सन नहीं है, क्योंकि उसने बोला मुझे कंपनी से इतना बजट मिला, मतलब ही इज नॉट द राइट पर्सन। तो आपको ऐसे आदमी को ढूंढना है, ऐसे हायरार्कीज को अप्रोच करना है
जो इसका एक्चुअल अप्रूवल दे सके। आप डायरेक्ट उनको टच कीजिए, अपने मैनेजमेंट को आके बोलिए, वो उनको अप्रोच करेंगे। तो बजट कहने का मतलब ये है कि लचीले ही होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें कभी भी कुछ भी अमेंडमेंट लिया जा सकता है, किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। और इसके बदले में नेगोशिएशन से उठने के पहले इसके बदले में आप वही चीज सेम आप बोल सकते हैं कि देखिए मेरा भी बजट कॉन्स्ट्रेंट है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, आज तक मैंने नहीं देखा कि ये चीज कभी हुई हो। तो सर ये सेम चीज मेरी तरफ से भी है, ये एकदम अनचेंज पेमेंट टर्म्स या जो भी टर्म्स, जिस भी अग्रीमेंट या जिस भी टॉपिक, जिस भी नेगोशिएशन के लिए आप बैठे हो, आप सेम चीज आप भी रिपीट करके एक अच्छे अंदाज में बोलें। फिर भी अगर बात ना बने तो वहां पे उस जगह पे कोई डिसीजन मत लें। आप बोलें कि ठीक है मैं कंपनी में जाके बात करता हूं, देखता हूं कुछ स्कोप हो सकता है क्या। बाद में कुछ फेयर बैलेंस के साथ कुछ पेमेंट टर्म्स में चेंजेस या ऐसी जगह आप चेंजेस कीजिए जहां पे आपकी कंपनी को नुकसान ना हो और विन विन सिचुएशन हो दोनों लोगों के लिए। आप स्क्रीन पे ये दो गधों की जो पिक्चर है ये देख सकते हैं, आपने देखा होगा ऑलरेडी। ये विन विन सिचुएशन है। पहले ये खींचातान चल रही थी, जब दोनों ने कंप्रोमाइज किया, दोनों ने समझा कि रियल सिचुएशन दोनों के लिए फेयर क्या हो सकती है, अब इसमें दोनों का फायदा है। इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। पॉइंट नंबर 3, चेरी पिकिंग। दोस्तों ये टैक्टिक्स कब काम में आती है? जब हमें कोई सर्विस लेनी है या कोई चीज खरीदनी है तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल सप्लायर से कोटेशन मंगाते हैं और फिर सबके कोटेशन को मैच करते हैं, जिसका बेस्ट होता है उससे हम उस सर्विस को खरीदना चाहते हैं। करेक्ट, यही करते हैं ना दोस्तों। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी, कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आपने 3 अलग अलग सप्लायर से कोटेशन मंगाए, राइट। तो कोटेशन तीनों ने अलग अलग भेजे। मैंने आपके लिए कुछ वर्किंग किया हो, मैं आपको दिखाता हूं। सप्लायर ए है, उसने जो कोटेशन दिया है उसने बेस्ट प्राइस का दिया हुआ है, और सप्लायर बी ने अच्छी सर्विस का कोटेशन दिया हुआ है, और सप्लायर सी ने उस प्रोडक्ट की गारंटी का आपको कोटेशन दिया हो कि सबसे अच्छी गारंटी मैं दूंगा। तो आपके सामने अभी तीनों कोटेशन पड़े हुए हैं और अब शुरू होगा नेगोशिएशन का अगला दौर, अगला चरण। अब आप क्या करेंगे? अब आप ए के पास जाएंगे, सप्लायर ए के पास आप जाएंगे और ए को ये बोलेंगे कि मेरे पास आपके ही जैसे 2 कोटेशन और पड़े हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, बी और सी मेरे पास 2 कोटेशन है, तो आप एक काम कीजिए, बी की जो सर्विस है, सर्विस अच्छी दे रहा है वो सर्विस आप मुझे इसमें बेस्ट प्राइस में इंक्लूड करके दीजिए, और सी मुझे दे रहा है गारंटी प्रोडक्ट की जो आप नहीं दे रहे हैं। ना आप मुझे ये सर्विस दे रहे हैं बी वाली, ना सी वाली मुझे आप गारंटी दे रहे हैं, तो आप सी की मुझे गारंटी इंक्लूड कर लीजिए और बी की सर्विस इंक्लूड कर लीजिए। अब यहां पे दोस्तों अगर प्राइस बढ़ाने की बात शॉप वाला करेगा तो उससे पहले आप काउंटर कीजिए कि इसके बदले में मैं आपसे प्राइस बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, प्राइस कम करने की बात नहीं करूंगा, सेम प्राइस ही रखूंगा, क्योंकि कोटेशन आया तो जरूरी नहीं कि सेम कोटेशन का प्राइस मैं एक्सेप्ट कर लूं। हो सकता है कि मैं इससे और भी कम कराऊं कोटेशन के एक्चुअल प्राइस से। तो आप एक काम कीजिए, सेम कोटेशन मैं आपसे कम नहीं कराऊंगा, आप मुझे तीनों सर्विस इंक्लूड करके दे दीजिए। फिर भी अगर बात ना बने तो थोड़ा बहुत अगर आपको प्राइस बढ़ाना भी पड़ गया एक्चुअल कोटेशन से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। बट यहां पर फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर शॉप वाला नहीं मानता है तो भी आपको यहां पे डील छोड़ देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, डेडलाइन प्रेशर। दोस्तों मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो टैक्टिक्स है डेडलाइन वाली, ये आप सबको पता होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी गौर नहीं किया होगा। तो चलिए जान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, ताकि भविष्य में आपके साथ इस डेडलाइन प्रेशर वाली टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके कोई आपके साथ खेल ना पाए। तो दोस्तों ये जो टैक्टिक्स है ये समय सीमा का दबाव है, यानी आपको एक्शन के लिए मजबूर करना, कोई चीज ऑफर करना, सिर्फ आज के लिए ऑफर है, कल नहीं रहेगा, समय का उपयोग कर लें, सही लाभ उठाएं, समय पर, समय बहुत बलवान है, जैसी बातों पर कभी आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। तो याद रखिए, आपको अपनी सुविधा के अनुसार एक्शन लेना है, ना कि किसी के दबाव में आकर आपको कोई एक्शन लेना है। समय सीमा का दबाव कोई डालता है आपके ऊपर तो इसे स्वीकार ना करें। क्या असली है क्या नकली है इसका पता करें, और यदि आप मना कर देते हैं तो यकीनन दुकान वाला
आपको यही बोलेगा कि ये प्रोडक्ट या ये ऑफर सिर्फ कल तक ही अवेलेबल है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं प्रोडक्ट की भी गारंटी नहीं दूंगा। यानी दो चीज से उसने खेला आपके साथ। एक तो प्राइस जो ऑफर है आज का आज ही आप लो, समय का यानी दबाव। दूसरा, ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये भी मैं कोई आपको गारंटी बिल्कुल नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये सब झांसे में कभी ना फंसें। ये सब इसी टैक्टिक्स को हम कहते हैं डेडलाइन प्रेशर टैक्टिक्स। पॉइंट नंबर 5, थ्रेट टैक्टिक्स। देखिए, कोई भी नेगोशिएशन हो, थोड़ा बहुत खतरा तो उसमें शामिल होता ही है। जैसा कि आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब कोई खुली चुनौती दे, खुली धमकी दे। और प्रोफेशनल नेगोशिएशन में ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि धमकियां आमतौर पर सिर्फ जवाबी धमकियों तक ही रहती हैं। यदि दूसरे पक्ष के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वो बिना आपके रह सकता है, मतलब आपसे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसके थ्रेट को रियल में फिर माने। अदरवाइज सामने वाला बातों बातों में आपको फंसा के झांसा दे सकता है। इसलिए आप अपनी बात को तर्क के साथ रखें और उसे अग्रीमेंट करने से पहले बहुत सारे अपने जो तर्क हैं, चाल हैं, वो चलें। सामने वाला अगर आपको ये एहसास जरूर कराएगा कि आप अगर मेरे साथ अग्रीमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम चीज का एहसास आपको कराना है कि आपके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है। मतलब वैलिड पॉइंट के साथ, कोई बहुत बड़ी धमकी के साथ नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का नाम ही है थ्रेट। तो धमकी के साथ नहीं, उसको वैलिड पॉइंट के साथ, ताकि आप वहां अग्रीमेंट करने गए, कोई झगड़ा नहीं करने गए, राइट। तो वैलिड पॉइंट्स रखिए कि क्या क्या आपका पेन एरिया है, ये पेन एरिया मैं टेक केयर कर सकता हूं आपका, मैं ही हूं जो एक सोल्यूशन हूं। तो इस तरीके से आप अग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 5। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि जो लोग हमेशा फायदे के बारे में सोचते हैं, वो अधिक जोखिम लेने से बचते हैं या डरते हैं, फिर वो हायर पॉसिबिलिटीज की तरफ जाते हैं। यदि ऐसे लोगों को बताया जाए कि एक डील है जिसमें हायर चांस है लार्ज अमाउंट के लॉस होने की और फायदा भी होने के बड़े चांसेस हैं, तो ऐसे लोग 100% स्मॉल अमाउंट खोने की संभावना को चुनेंगे। मतलब ऐसे लोग भी नुकसान के लिए गारंटी पसंद करते हैं कि नुकसान हो भी तो छोटा मोटा अमाउंट होना चाहिए। नतीजा ये होता है कि टुकड़ियों में अच्छी खबर मिलती है, यानी छोटे छोटे फायदे मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें बुरी खबर मिलती है, यानी बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ऑप्शंस को रिस्क के बजाय फायदे के आधार पर तय करें तो फायदा लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। यानी किन किन चीजों में लॉस हो सकता है, उन ऑप्शंस को फ्रेम करें, ना कि किस चीज में कम लॉस होगा उसकी श्योरिटी की तरफ भागना। तो दोस्तों, इसका भी मैंने एक एक्सेल वर्किंग बनाया हुआ है आपके लिए, जहां पे रिस्क के एरियाज और उसके बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या हैं, ये मैंने वर्किंग की है आपके लिए। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे अभी लेके चलूंगा, तो वहां पे असेसमेंट करेंगे इसका। सो लेट्स हैव ए लुक एट इट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ऑप्शन को फायदे के बजाय रिस्क के आधार पे तय करें तो फायदा लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। यानी किन किन चीज़ों में लॉस हो सकता है, उनका ऑप्शंस फ्रेम करें और उसी फ्रेम को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मैंने ये एक्सेल बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिए हुए हैं। पहला जो कॉलम है रिस्क का एरिया है, दूसरा रिस्क क्या क्या है वो है, और जो थर्ड है बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सारे रिस्क दिए हुए हैं 7, और वो 7 टाइप की ये प्रिपरेशन है। अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके ये अलग अलग टाइप के जो फायदे हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एवरेज नेगोशिएटर वर्सेस सक्सेसफुल नेगोशिएटर। दोस्तों, मैंने कुछ एक्सेल बनाया हुआ है, अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलूंगा, वो एक्सेल से आपको रूबरू कराऊंगा। आपको अपफ्रंट फटाफट तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी मेजर गलतियां हैं जो एक एवरेज नेगोशिएटर करता है, गलतियां करता है, और एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर है। दोनों का कंपैरिजन मैंने दिखाया हुआ है, आपको तुरंत अपफ्रंट समझ में आ जाएगा और आप अवॉइड करेंगे ऐसी गलतियां करने से जो एवरेज नेगोशिएटर करता है नेगोशिएशन के दौरान। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यह है एक्सेल मैंने बनाया हुआ है, सीरियल नंबर, एस्पेक्ट मैंने डाले हुए हैं नेगोशिएशन के, और एवरेज नेगोशिएटर पहले लिया हुआ मैंने, सक्सेसफुल नेगोशिएटर क्या करते हैं उसके अगेंस्ट में वो दिया हुआ मैंने। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया हुआ प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में एवरेज नेगोशिएटर क्या करता है कि शायद वो अपनी रिसर्च और प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करता है, और वहीं पे सक्सेसफुल नेगोशिएटर जो होता है वो थॉरो रिसर्च करता है पूरे सब्जेक्ट पे, किस कंपनी में जा रहा है, किस प्रोडक्ट के रिलेटेड पूरी रिसर्च करके जाता है। 2 नंबर एक्टिव
लिसनिंग। जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो जो एवरेज निगोशिएटर की है, वो अंडरस्टैंड ना करके बातचीत ज़्यादा करेगा, फोकस ज़्यादा करेगा कि मैं बात का जवाब दूं, मैं खाली रिप्लाई करूं रादर देन रिस्पॉन्ड, राइट। तो सक्सेसफुल निगोशिएटर वहीं पे अच्छे से सुनता है, बात करता है, नीड और कंसर्न को समझता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएंगे एम्पैथी एंड रेपो कैसे बनाना है। रेपो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एवरेज निगोशिएटर का माइंडसेट ही अलग होता है। उसके बाद सबसे पहले जो निगोशिएटर होते हैं वो यही करते हैं, जो सक्सेसफुल निगोशिएटर बिल्ड करते हैं अपना रेपो करते हैं, एम्पैथी इस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। आई डोंट नो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पॉइंट नंबर 4 पे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये लोग फ्लेक्सिबल एकदम नहीं होते हैं, रिजिड टाइप के माइंडसेट होता है एवरेज जो निगोशिएटर होता है। वहीं पे जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर होता है आप देखिए उसकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम होती है। वो किसी भी चीज़ को सुनने समझने के बाद उसको एडॉप्ट करते हैं, फिर क्रिएटिव तरीके से उसका सल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं। नंबर 5 कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में भी दोस्तों ये जो एवरेज निगोशिएटर होते हैं इनका जो माइंडसेट ही अलग होता है। कुछ इफेक्टिव तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप खाली इंग्लिश में बात करें तो उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप हिंदी में भी बात करें, जिस भी लैंग्वेज में, अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। और वहीं पे देखिए जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर होता है वो अपनी बात को क्लियर एकदम तरीके से, थॉरो तरीके से रखता है कि सामने वाले को पूरा इंटेंशन, दोनों पार्टी का इंटेंशन क्लियर हो। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो इमोशनल कंट्रोल है वो बहुत पुअर होता है। एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इमोशन है, इमोशन का तो किसी भी भावनाओं में बह जाते हैं, क्या करते हैं उनको खुद को पता नहीं चलता। जो एवरेज नेगोशिएटर होते हैं वहीं पर देखिए कितना अच्छे से मेंटेन करते हैं सक्सेसफुल जो नेगोशिएटर होते हैं अपनी इमोशंस को, राइट। अगर कोई टेंस की सिचुएशन है, स्ट्रेस है, माहौल बन गए बातों बातों में स्ट्रेस का, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल करते हैं। उनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। विन विन अप्रोच जो होती है वो एवरेज नेगोशिएटर की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। वहीं पे विन विन जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं कि आज मैं अगर अग्रीमेंट करता हूँ मेरी कंपनी के साथ तो 10 साल तक मेरी कंपनी जुड़ी रहेगी, राइट। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, पेशेंस एंड टाइमिंग। पेशेंस एंड टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों नेगोशिएशन में, जो कि जो डिसीजन कुछ भी अलग डिसीजन, उल्टा डिसीजन ले लेते हैं एवरेज जो नेगोशिएटर होते हैं। वहीं पे जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर होता है वो बाकायदा पूरा एक्सरसाइज करके टाइमिंग और टाइम हर चीज़ देख के तब ऑफ़र करता है कि मीटिंग के क्लोजिंग के टाइम में ऑफ़र देना है कि बीच में देना है, कब किस बात को कब रखना है उनको पता होता है। डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट नंबर 9, इनका कुछ अता पता नहीं होता है। एवरेज जो निगोशिएटर होते हैं आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। इवन दोस्तों मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा लोगों को कि मीटिंग में जाएंगे निगोशिएशन में अपना विजिटिंग कार्ड, जो बिजनेस कार्ड है वो तक लेके नहीं जाते हैं। अब आप बताइए, नेगोशिएटर जो होते हैं सक्सेसफुल वो हर चीज़ एकदम वेल अप टू डेट, उनकी डायरी के अंदर पेन वगैरह, बैग, लैपटॉप, वॉट एवर इट इज़, नोट पैड, सब कुछ वेल अपडेट रहता है। पॉइंट नंबर 10, पोस्ट फॉलोअप, मतलब जो नेगोशिएशन अगर डील क्लोज नहीं हुई तो उसके बाद फॉलोअप क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कहो शायद ना करें 4-4 दिन 8 दिन कॉल ना करें नेगोशिएशन के बाद, कोई फॉलोअप ना लें। वहीं पर कंसिस्टेंट फॉलोअप करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो कमिटमेंट मेरी है मेरी कंपनी के साथ वो मैं दिखाऊं। पॉइंट नंबर 11, जो एवरेज नेगोशिएटर होते हैं उनका कोई पोटेंशियल ही नहीं होता है, वो अंडरएस्टिमेट तरीके से करते हैं रिस्क को। वहीं पे अगर जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर हैं वो बहुत अच्छे से असेसमेंट करते हैं रिस्क का, कि उसके बाद ही फिर वो ओके गुड टू गो करते हैं। पॉइंट नंबर जो 12 है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं सक्सेसफुल नेगोशिएटर। वहीं पे अगर आप एवरेज नेगोशिएटर की बात करें तो आप देखिए उनका जो ज़्यादा जो डिसीजन होगा, कब वो मीटिंग के दौरान इमोशनल वे में बह जाते हैं और उस चक्कर में कौन सा डिसीजन ले लेते हैं उनको खुद को शायद बाद में फिर एहसास होता है। पॉइंट नंबर 13, नेगोशिएशन टीम। नेगोशिएशन टीम ये मतलब ये होता है दोस्तों कि एवरेज जो नेगोशिएटर होते हैं ना वो अपने आप को खुद 30 मार खान समझ लेते हैं और यस नो करके आ जाते हैं, ठीक है, जिसका हमने बहुत बार डिस्कशन किया है पूरे इस कोर्स के दौरान कि कैसे सेविंग फेस वगैरह सब इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल नेगोशिएटर की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि उसका जो अप्रोच है वो ज़बरदस्त रहता है। उसका टीम अप्रोच होता है, सीनियर का अप्रोच होता है, स्टेप्स को फॉलो करता है वो।
वहीं पर अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 14, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल जो होती है ना, वो स्ट्रगल वहाँ पे करते हैं जो एवरेज नेगोशिएटर होता है। और वहीं पे अगर सक्सेसफुल नेगोशिएटर की बात करेंगे तो वो रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम जितने भी आते हैं उनका रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से करता है, सॉल्व करता है। स्किल का अपने यूज़ करते हुए 15 नंबर पॉइंट पे है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो इनकी प्रायोरिटाइज होती है। जो एवरेज नेगोशिएटर होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म में बना लेना रिलेशन, आगे चलेगा नहीं चलेगा वो उनका लुकआउट नहीं होता है। जो एवरेज नेगोशिएटर होते हैं वो पता नहीं आज है कल वो जॉब चेंज करेगा, रिलेशन तो जो खराब अपना भी करेंगे कंपनी के साथ, और जिस कंपनी का अर्जेंट में ये अग्रीमेंट कर लेंगे कल के वो भी रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। वहीं पर एवरेज नेगोशिएटर हर चीज़ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिलेशनशिप सोच के, फ्यूचर का सोच के तब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। पॉइंट नंबर 16, प्राइसिंग को लेके ये जो एवरेज नेगोशिएटर होते हैं ये बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत फटाफट ऑफर करते हैं, फट से डिसीजन लेते हैं, फट से ओके बोल देंगे। वहीं पे जो सक्सेसफुल नेगोशिएटर हैं वो बहुत अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप जाके उनको पता होता है कि सारी चीज़ उनको वैल्यूएट करते हैं, फिर उसके बाद वो कोटेशन टेबल पे रखते हैं। LND जो होता है लर्निंग डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एवरेज नेगोशिएटर होता नहीं। मेन तो यही है 17 नंबर अगर देखा जाए, अगर लर्निंग डेवलपमेंट करेंगे तो बाकी के पॉइंटर्स फिर जो आगे प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनके साथ, ये 1 to जो 16 तक के बीच में है वो होगा ही नहीं। और वहीं पे जो सक्सेसफुल बंदा वो तो हर टाइम हर घंटे अपने आप को देखता है कि कब कितना मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूं। सो दिस इज़ हाउ आई मेड दिस एक्सेल शीट। थैंक यू। हाउ टू अवॉइड अ कॉमन नेगोशिएशन एरर। कोई भी ऐसी नॉन नेगोशिएबल डिमांड करना जो रीजनेबल ना हो, यह चीज आपका अग्रीमेंट खटाई में डाल सकता है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन अननेसेसरी कोई भी भावनाओं में, इमोशंस में बह जाना और बह के कमिट कर देना। नेगोशिएशन के दौरान पर्सनल अटैक या व्यक्तिगत हमला करने से बचना चाहिए। नेगोशिएशन के दौरान आप कैसे चेयर पे बैठते हैं, कैसे टेबल पे हाथ रख के बैठते हैं, कितना टेक लगाते हैं आप, या पैरों के ऊपर पैर करके ऐसे बैठते हैं, ये चीज अवॉइड करें। बैक टू बैक थ्रेट यानी धमकी ना दें कि मुझे तो इससे अच्छी डील मिल सकती है, वो क्लाइंट इससे अच्छा मुझे फायदा दे रहा है, या ये आप डील मुझे नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचें इस चीज से। ये एक आम गलती है, जैसा हम सोचते हैं मनी मन में सामने वाला भी वैसा ही सोचता है। इस सोच को हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इससे सामने वाले के परसेप्शन को, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को हम अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों मैंने खुद देखा है कि लोग अपनी स्टोरियां सुनाने में लग जाते हैं। अगर आपका क्लाइंट है कुछ, अगर उसने अपनी फैमिली या किसी दोस्त के बारे में बताया तो आप भी एक लंबी स्टोरी छेड़ने में लग जाते हैं, जो कि गलत है। अवॉइड करें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या विवाद को नकारने के बजाय उसके डेप्थ में अंदर तक जाएं, उसको सामने लेके आएं और उसका समाधान ढूंढें। यह दिखाने की कोशिश कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बार बार ये बोल के कह के जताना अवॉइड करें। नेगोशिएशन के दौरान अवॉइड करना चाहिए कि सामने वाले की तरफ ना देख के, बल्कि हम इधर या उधर देखना बिल्कुल गलत है। अवॉइड करें। यह बहुत बड़ी गलती है कि जैसा मैंने व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार मुझे मिलना चाहिए, यानी गुड बिहेवियर के बदले में गुड बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखना गलत है। आपका ईगो हर्ट हो सकता है अगर आपको सेम बिहेवियर नहीं मिला बदले में। ये आपकी डील को खतरे में डाल सकता है, तोड़ सकता है। आपको अपनी पिछली गलतियां, विवादों से या उनकी एक्टिविटीज से सीख लेना चाहिए और फ्यूचर में उसको अवॉइड करना चाहिए, और प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए हर एक चीज का। यह एक कॉमन गलती है कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट को हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर पार्टनर। नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ वॉइस कन्वे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड अटेंशन पे करें सामने वाले की तरफ। बीइंग टू रिजिड इन योर डिमांड कैन लीड टू अ डेडलॉक, मतलब डील इज पोस्टपोन्ड।
बातचीत को केवल कीमत तक ही रखना, प्राइस के आसपास उसके इर्द गिर्द ही डिस्कशन करना, या सोल आप ही डिसीजन मेकर हैं, अवॉइड करें इस टॉक को, इस बिहेवियर को, इस एरर को। अग्रीमेंट नहीं करना, खाली बातचीत वर्बल हो जाने से ही आप काम शुरू कर देते हैं, विच विल लीड टू द बिग डिस्प्यूट इन फ्यूचर। अवॉइड इट।